हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। राधिका देवी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम अर्थशास्त्र का पाठ 3 का निर्धनता की चुनौती नामक लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कई बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे निर्धनता किसको कहते हैं, उसके बाद उसके कारण क्या है और उपाय क्या है। तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि निर्धनता है क्या चीज, गरीबी किसको कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में जब हम आजाद हुए उसके बाद से बहुत ज्यादा कठिनाई, बहुत ज्यादा पॉवर्टी यानी गरीबी बहुत अधिक था। उसके बाद से 1950 से 1980 के बीच में बहुत कम सुधार हुआ गरीबी उन्मूलन में, क्योंकि उस समय की जो नीति थी वो इनको जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध नहीं हुई। उसके बाद से हरित क्रांति का उदय हुआ 1980 के बाद। हरित क्रांति में भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो लाभान्वित नहीं हुए, इसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हमको समझना निर्धनता कहते हैं इसको। निर्धनता का मतलब होगा जो भी परिवार या जो भी व्यक्ति अपने आय के अनुसार व्यय न कर पाए, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति न कर सके, उसको हम निर्धन कहते हैं। मूलभूत सुविधाओं में क्या क्या चीजें आती हैं, अलग अलग देशों या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जो समाज शास्त्र या सामाजिक वैज्ञानिकों ने निर्धारित की हैं वो अलग अलग है। सबसे पहले हम अपने क्षेत्र के अनुसार या ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में दो हिसाब से हम बांट सकते हैं, शहरी निर्धनता और एक होता है ग्रामीण निर्धनता। शहरी निर्धनता जो होती है वो वहां की झुग्गियों में व्याप्त रहती है, और जो ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं कि जिनकी आय जो होती है वो बहुत सीमित होती है, तो वो शहरी निर्धनता है। और ग्रामीण निर्धनता होता है कि जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार रहते हों या इस कृषि पे आश्रित जो परिवार हैं उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है अपनी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना। मूलभूत सुविधाएं क्या क्या चीज आ सकती हैं, मूलभूत सुविधाएं में हम देख सकते हैं जैसे रोटी का मतलब हो जाएगा कि भोजन का जब आकलन किया जाता है तो एक ग्रामीण क्षेत्र में भोजन जो होता है एक दिन का 2400 कैलोरी एक स्वस्थ मनुष्य को खाने के लिए आवश्यक होता है एक दिन में, ग्रामीण क्षेत्र में। और यही अगर शहरी क्षेत्र होगा तो वो 2100 कैलोरीज हो जाएगा। क्यों ये 2400 है और ये 2100 है शहरी क्षेत्र के लिए? शहरी क्षेत्र के लिए 2100 इसलिए है क्योंकि वहां पे शारीरिक जो श्रम होता है वो बहुत कम करना होता है या मानसिक श्रम अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे 2100 कैलोरी में ही आपका काम चल जाएगा, एक दिन का जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग श्रम अधिक करते हैं, शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, इसलिए वहां पे 2400 कैलोरी की हमको आवश्यकता होती है। तो ऐसा भोजन जो 2400 कैलोरी या 2100 कैलोरी हमको ऊर्जा प्रदान करे वो माना जाएगा कि गरीब निर्धन व्यक्ति नहीं है। लेकिन इससे कम चीज जिसको मिलता है वो वैसा भोजन जब किया जाएगा तो वो निर्धन व्यक्ति माना जाएगा, या फिर इतना उसके पास आय नहीं है कि वो इतनी मात्रा में कैलोरी संग्रहित करने का एक वो खरीद सके। दूसरी चीज होती है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक एक तत्व, एक आवश्यक चीज होती है, इसलिए जब तक स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा कोई काम नहीं कर सकता है। और स्वास्थ्य
सेवा लेने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और जब पैसा नहीं रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास नहीं रहता है, तो वो स्वास्थ्य सुविधा सही तरीके से नहीं ले पाता है। और फिर है एक होता है आश्रय। आश्रय में आपका आ जाएगा मकान, ये मूलभूत सुविधाएं ये सब है। मकान जिनके पास नहीं है, या जो कटराइन या टीन शेड वगैरह में रहते हैं, तो वो निर्धन लोगों में उनकी गिनती होगी, क्योंकि वो अस्थायी मकान नहीं बना पाते हैं। और भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं शहरों में, मूलभूत सुविधाओं में आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, उसमें पंखे आ जाएंगे, फ्रिज होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब न रहे तब भी आदमी का काम चल सकता है, लेकिन फिर भी एक छत होना चाहिए, एक आश्रय होना चाहिए व्यक्ति का। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ये हैं जिनसे हम आकलन कर सकते हैं निर्धनता का। निर्धनता के आंकड़ों में धीरे धीरे कमी आ रही है। हर एक दशक में जो भी आंकड़े आते हैं, सामने आते हैं, उसमें कमी आ रही है। इस समय हमारे देश में 27 करोड़ के आसपास निर्धन परिवार या निर्धन लोग निवास करते हैं। ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये उस स्पीड से नहीं कम हो, उस रफ्तार से नहीं कम हो रहा है जिसकी अपेक्षा सरकारें करती हैं। इनके लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं। अब ये कारण देखिए, निर्धनता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। भूमिहीन, यानी जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कोई काम करने के लिए या मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, वो बिल्कुल निराश्रित होकर के रहते हैं। उसके बाद है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत बड़ा कारक है निर्धनता का। बेरोजगारी जब व्यक्ति के पास होती है, यानी जब वो बेरोजगार होता है, तो उसका पूरा परिवार जो है इस चीज आर्थिक तंगी से जूझता है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारक है निर्धनता के लिए। फिर है परिवार का आकार। परिवार का आकार का मतलब, अगर भारत में अक्सर देखा जाता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रखता है, संयुक्त परिवार, तो परिवार का आकार जितना ही बड़ा होगा, हमारे पास अवसर कम होंगे निर्धनता रेखा से नीचे, निर्धनता रेखा से ऊपर उठने के लिए। ये परिवार का आकार, यानी कि कमाने वाले कम होते हैं, खाने वाले अधिक होते हैं, और जो कमाने वाले भी होते हैं उनका प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो, उनका जो आय होता है वो बहुत ही कम होता है, सीमित मात्रा में होता है। फिर है निरक्षरता। निरक्षरता, निर्धनता के लिए निरक्षरता जो होता है वो बहुत ही प्रभावी एक कारक होता है। निरक्षरता का मतलब होता है कि आदमी पढ़ा लिखा न हो, ऐसे काम नहीं कर सकता है जो पढ़ने लिखने वाला काम है, या ज्यादा आय वाला काम नहीं कर सकता है। वो सिर्फ मजदूरी, डेली वेज वाला, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी कर सकता है, या फिर ऐसी मजदूरी जिसमें शारीरिक श्रम अधिक होता है। इसमें जो उसका प्रतिफल होता है, यानी कि जो पैसा मिलता है वो कम होता है अपेक्षाकृत पढ़े लिखे व्यक्ति के। इसलिए उस परिवार में निर्धनता व्याप्त रहती है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। पांचवा पॉइंट है इसमें कुपोषण, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित चीजें। कुपोषण का मतलब होता है कि जैसा शरीर होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य का काम करने के लिए, वो वैसा शरीर न हो, किसी न किसी चीज की, विटामिन की, या फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट या वसा, जो भी चीजें होती हैं, प्रोटीन होता है, इन सब में किसी न किसी चीज की कमी हो, जिससे वो श्रम करने में उसको दिक्कत है, यानी कि कमजोरी महसूस होगा, हमेशा बुखार हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अक्षम महसूस करने लगता है व्यक्ति, काम करने योग्य नहीं रह जाता है या कम काम करता है। इससे नियोक्ता जो होते हैं, यानी कि जो काम करवाते हैं व्यक्ति, वो ऐसे व्यक्तियों को लेना नहीं पसंद करते हैं कि जो काम करने में सक्षम न हो। तो ये कुपोषण भी कारक होता है निर्धनता को व्याप्त रखने के लिए। फिर है बाल श्रम। बाल श्रम यानी कि कम उम्र के बच्चों से काम कराना। बाल श्रम हमारे भारतवर्ष में एक कानूनन अपराध भी है, लेकिन फिर भी बाल श्रम होता है, जिससे इनकी जो इनका
पढ़ने का जो समय होता है उस समय काम कराते हैं, जिससे उनका जो मस्तिष्क है यानी कि कौशल जो है वो विकास नहीं कर पाता है, इसलिए कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब इस निर्धनता को कम करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए? सरकार के द्वारा मनरेगा का संचालन किया गया। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना एक है, जिसको सरकार ने लागू किया 2005 में। इसके तहत जो मजदूर होते हैं उनको सरकारी कामकाज कराने के एवज में 100 या 150 दिनों की मजदूरी में यानी काम मिलता है। इतने दिनों का एक प्रति वर्ष में 150 दिन। सरकार इसको बढ़ा सकती है, बढ़ाती भी रहती है। पहले 100 दिन था, शायद 150 दिन है। ये रोजगार उपलब्ध कराती है सरकार, क्योंकि और एक निश्चित मूल्य इनका निर्धारित किया जाता है। मजदूरी जो होता है, न्यूनतम मजदूरी जो होता है वो निर्धारित रहता है, उसके अनुसार ये पाते हैं पैसा। दूसरा है रोजगार गारंटी कोष होता है। और तीसरा अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में राशन कार्ड जो होते हैं उसके अनुसार राशन हमको उपलब्ध होते हैं, या जो अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं यानी कि लाल कार्ड वाले, उसको अंत्योदय कहते हैं। उनको राशन उपलब्ध होता है, उसके साथ कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। उनको छूट मिलता है, सिलेंडर में छूट मिल सकता है। या सरकार जैसे जैसे योजनाएं लाती हैं सबसे पहले इनके अंतर्गत इनको लाया जाता है, और उसके बाद से क्योंकि सरकार ये मानती है कि ये बहुत ही गरीब है और ये गरीबी रेखा से नीचे है, ये कार्ड किसी के बनाया जाता है। आवास योजना जो आती है उसके लिए भी अंत्योदय ही पात्र माने जाते हैं। या बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनके लिए माने जाते हैं। अब सरकार चारों तरफ जितनी भी योजनाएं बनाती हैं निर्धनता को दूर करने के लिए, वो राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा फंड उपलब्ध कराती है या राज्य सरकारों के द्वारा उपलब्ध करवाती है, और वो स्टेप बाय स्टेप हमारे ग्राम में पहुंचते हैं और उसके बाद से लोग लाभान्वित होते हैं। तो इसका सबसे